स्वागत है आप सभी का मैथ विद सोनी यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन रहा कि भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। अनुच्छेद 23 में जो है मानवों के अवैध क्रय विक्रय और बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है, यानी कि मानवों के अवैध क्रय विक्रय और बलात् श्रम का निषेध जो है यह एक मौलिक अधिकार है, कर्तव्य नहीं। अधिकार है और मानवों के अवैध क्रय विक्रय और बलात् श्रम का निषेध जो है ये मौलिक कर्तव्य नहीं, ये एक मौलिक अधिकार है। चलिए ये आपका अगला क्वेश्चन रहा कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। तो अनुच्छेद 51 के एक के अनुसार पर्यावरण की सुरक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 के ए। चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो है वो 6 साल के लिए होता है। कितने साल, माफ कीजिए, 5 साल के लिए। एक मिनट, भारत की उपराष्ट्रपति का सॉरी भारत के उपराष्ट्रपति पद तो वो 5 साल के लिए होता है। यस, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था। 2017 के अनुसार 2017 के सूचना में उपराष्ट्रपति पद के लिए यूपीए उम्मीदवार कौन थे। 2017 के चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए यूपीए उम्मीदवार कौन थे। 2017 के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जो यूपीए उम्मीदवार थे वो कौन थे। वो थे श्री गोपालचार कृष्ण थे। श्री गोपाल कृष्ण गांधी थे। कौन थे। श्री गोपाल कृष्ण गांधी थे यूपीए के उम्मीदवार। और एनडीए के उम्मीदवार जो है वो कौन थे। वो थे श्री वेंकैया नायडू। ठीक है, और वैसे वेंकैया नायडू एनडीए के उम्मीदवार जीते थे 2017 में। और लेकिन ये क्या नाम है आपका, यूपीए के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी जो है ये नहीं, इसका आंसर क्या आ जाए, गोपाल कृष्ण गांधी यूपीए के उम्मीदवार थे। ठीक है, चलिए ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर किसने निर्णय कौन लेता है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय कौन लेता है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति रहे या उपराष्ट्रपति, दोनों के ही चुनाव में यदि किसी प्रकार के विवाद होता है तो इसका निर्णय कौन लेता है। उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट लेते हैं। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन रहा कि भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी आर्ट आवश्यक नहीं है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सा अर्थ आवश्यक नहीं है, यानी इसमें से क्या आवश्यक नहीं है। क्या तो 35 यानी कि भारतीय संविधान उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की सदस्यता, 35 वर्ष की आयु तो होना ही चाहिए। लोकसभा की सदस्यता का आधार ये जरूरी नहीं है कि आप लोकसभा के सदस्यता के भारतीय नागरिक तो होना ही चाहिए। राज्यसभा की सदस्यता का धारक होना चाहिए, लेकिन लोकसभा का धारक आप हो ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब हमारा अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है। भारतीय संसद का कौन हिस्सा नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79
के अनुसार जो है सदस्य के बारे में बताया, 79 में सदस्य के बारे में बताया गया, जिसमें कि राष्ट्रपति, राज्यसभा, एक लोकसभा, ये सभी होना चाहिए। विधानसभा भारतीय संसद के हिस्सा में, यानी कि विधानसभा नहीं है, विधान परिषद, माफी चाहती हूँ, विधान परिषद नहीं है। ठीक है, चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री अपने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं यदि वे यदि वो प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य है तो वे लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के अगर सदस्य। चलिए अब आगे बढ़ते, ये हमारा अगला क्वेश्चन था कि अखिल भारतीय सेवाओं के निर्णय के लिए कौन उत्तरदायी होते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के निर्णय के लिए कौन उत्तरदायी होते हैं। तो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत जो है अखिल भारतीय सेवाओं का निर्णय के लिए राज्यसभा उत्तरदायी होती है। कौन? राज्यसभा। अखिल भारतीय सेवा का नियम जो बनाते हैं वो कौन? यूपीएससी तय करता है इसका नियम। अखिल भारतीय सेवा में कौन करता है? आईएएस, आईपीएस, आईएएस भी शामिल होते हैं ये सभी। तो अखिल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार जो है अखिल भारतीय सेवाओं के निर्णय के लिए राज्यसभा उत्तरदायी होते हैं। कौन उत्तरदायी होते हैं? राज्यसभा। चलिए यह आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है। तो राज्यसभा में जो है अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 250 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 12 सदस्य जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि भारत में वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ पे? केंद्रीय बजट पेश करने के लिए जो है राष्ट्रपति एक डेट तय करते हैं। वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में बजट पेश किया जाता है। कहाँ पे? लोकसभा में। वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में बजट पेश किया जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो पेश किया था उनका नाम क्या है? स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो पेश किया था वो इसमें क्या था? आर के शर्मुखचट्टी ने किया था। कब? 1947 में पेश किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेता है। किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष या निर्णय लेता है। ठीक है, कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन निर्णय लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित वित्तीय विधेयक को कितने दिन तक विलंबित कर सकती है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित वित्तीय विधेयक कितने दिन तक विलंबित कर सकती है? 14 दिनों तक कर सकते। 14 दिन के अंदर जो है इनको अपनी राय देनी होती है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा की सिफारिश माने ये कोई जरूरी नहीं है, इसके लिए वो बाध्य नहीं होते हैं।
तो इनको कितने दिन के अंदर देना होता है? 14 दिन के अंदर। चलिए, ये अब अगला क्वेश्चन था कि राज्यसभा को किस नाम से भी जाना जाता है? राज्यसभा जो है उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है, इसे कभी कभी आपको सीनेट टू भी कहा जाता है, उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन रहा कि निम्नलिखित में से किस राज्य को लोकसभा में एकमात्र सीट है? निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में एकमात्र सीट है? हम्म, देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे क्या होता है? निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीट है? ठीक है, एक से अधिक होना चाहिए, क्योंकि सिक्किम सिक्किम मिजोरम और नागालैंड, ये तीनों में एक ही सीट है। सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम, ये राज्यों की लोकसभा की सीटों की संख्या जो वो एक है। तो लोकसभा में सबसे अधिक सीटों की संख्या कहाँ पे? उत्तर प्रदेश की है, और एक से अधिक मेघालय की है, यानी कि 2 सीट मेघालय की है। तो ये क्वेश्चन में दिक्कत है। लोकसभा की राज्यों की निम्नलिखित में से किस राज्यों की लोकसभा में एक से अधिक एक से एक में से किस राज्य की लोकसभा में एकमात्र सीट है? गलत है, क्योंकि सिक्किम का भी है, एक मिजोरम का भी है, मेघालय बोल रहे हैं, एक मिनट माफ कीजिए, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम, ये तीनों का है। तो इसमें क्या, एक से अधिक होना चाहिए। ठीक है, एक से अधिक होता तो इसका आंसर क्या होता आपको? तो इसका आंसर होता मेघालय। ये एक से अधिक क्वेश्चन मिलता तब इसका आंसर मेघालय होता, क्योंकि इसका एक जो है वो सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड तीनों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक किस राज्य की है? 80। उत्तर प्रदेश का जो है सबसे अधिक, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का लोक सीटों की संख्या, लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80। और राजस्थान का कितना है? 25। और गुजरात का कितना है? 26। और महाराष्ट्र कितना है? 48। सबसे अधिक किसका है? सबसे अधिक जो है वो आपको उत्तर प्रदेश का है। यस, राजस्थान का 25, गुजरात का 26 और महाराष्ट्र का 48। चलिए, ये आपके लिए अब अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो है वो कौन थे? वो जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर थे। इन्होंने लोकसभा स्पीकर का पद जो है वो 15 मई 1952 को 15 मई 1952 को इन्होंने लोकसभा स्पीकर बना था। और कब तक रहा था? 27 फरवरी 1955 तक, मृत्यु उपरांत तक ये लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद अभी प्रेजेंट में कौन है? ओम बिरला। ए जो है वो इसका सही आंसर है, जीवी मावलंकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब हमारा अगला क्वेश्चन था कि लोकसभा के प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? लोकसभा का प्रथम आम चुनाव जो है वो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच संपन्न हुआ था। ठीक है, इस चुनाव में जो है आपको 489 सीट था, जिसमें से कि 364 सीट जीतकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुमत हासिल करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक रूप से चुने गए थे। देश के पहले प्रधानमंत्री बने कौन? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कब से कब तक? 1951 से 1952 के बीच, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? 1951 से 1952 के बीच। ठीक है, चलिए, ए इसका सही आंसर होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि ओम बिरला से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ओम बिरला से पूर्व जो है आपको सुमित्रा महाजन लोकसभा के अध्यक्ष थी। कब बने थे? 2014 से 2019 तक उनका कार्यकाल रहा इसका, सुमित्रा महाजन का। उसके बाद कौन बने? ओम बिरला। ठीक है, सुमित्रा महाजन का जो है ओम बिरला से पहले कार्यकाल था। कब से कब तक था? 2014 से लेकर 2019 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि 2014 में कौन से लोकसभा चुनाव हुए थे? बताइए, आप सभी लोग आंसर कीजिए। ये 2014 में जो है 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। कौन से? 16वां लोकसभा का चुनाव 2016 में हुआ था, 17 में, सॉरी 19 में कौन सा हुआ? 17वां। और अभी कौन सा? 18, जो कि प्रेजेंट में कौन है? नरेंद्र मोदी है। चलिए, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 16वां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन था कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या जो कितनी होती है? 553, सॉरी 43, माफ कीजिए, 543। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब हमारा अगला क्वेश्चन था कि इनमें से कौन लोकसभा में स्पीकर रह चुके हैं? तो ये हम पहले बताए थोड़ा टाइम पहले कि इसमें से क्या नाम है, सुषमा स्वराज तो होगा ही नहीं, मल्लिकार्जुन होगा ही नहीं, टीएन सेशन तो होगा ही नहीं, ये सुमित्रा महाजन जो है ये लोकसभा स्पीकर रह चुके हैं, सुमित्रा महाजन। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन था कि 2019 में भारतीय आम चुनाव का आयोजन किस लोकसभा के गठन के लिए किया गया था? 2019 में तो 2019 में जो भारतीय आम चुनाव का आयोजन 17वां लोकसभा का गठन किया गया था। कौन सा? 17वां लोकसभा का गठन किया गया था। इन लोकसभा चुनाव में जो है आपको भारतीय जनता पार्टी ने 330 सीट से जीतकर अपनी सरकार बनाई थी। कितने सीट? 303 सीट जीतकर अपना सरकार बनाया था। कब? 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, शपथ ग्रहण ली, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो 2019 में 17वां। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है वो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? लोकसभा सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार जो है अध्यक्ष को सदन का सदस्य होना चाहिए, यानी कि लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइए आप सभी लोग। तो एम अनंत आयंगर जो है ये दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, कब इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1956 से लेकर 1962 तक ये लोकसभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है वो जीवी मावलंकर थे। ठीक है, द्वितीय कौन थे? एम अनंत सयानम आयंगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके अगला क्वेश्चन था कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए आप सभी लोग। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। चलिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन था कि लोकसभा के उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। तो लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 500। अधिकतम सीटों की संख्या कितने थे? 552 होते हैं। ठीक है, जिसमें कि 530 सदस्य जो हैं वो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से चुनाव द्वारा सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, जिसमें कि 20 सदस्य जो है वो, इसमें से 20 जो वो संशासित प्रदेश होते हैं और दो सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन से चुने जाते हैं। वर्तमान में लोकसभा में जो है वो 545 सदस्य हैं। लोकसभा को निम्न सदन का अस्थायी सदन कहा जाता है। ठीक है, तो कितने? 530 जो है ये विभिन्न क्षेत्रों से, यानी कि सभी क्षेत्रों से सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं 530 सीटों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन था कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो हम अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। कितने? 20। चलिए, ये अब अगला क्वेश्चन था कि 7वीं लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन हैं? हम वैसे इस सब टॉपिक पे बात तो कर चुके हैं पीछे क्वेश्चन में भी। बताइए आप लोग, 7वीं लोकसभा के कार्यवाहक जो है वो कौन थे? वैसे तो वो वीरेंद्र कुमार थे। कौन थे? वीरेंद्र कुमार। चलिए, ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए, नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के प्रत्येक कार्यवाहक की अध्यक्षता जो है वो स्पीकर द्वारा की जाती है, कि नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की तत्काल पहले अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है। लेकिन इसके लिए क्या आता है? एक अस्थायी अध्यक्ष, जिसे कि प्रो टेप स्पीकर कहा जाता है। प्रो टेप स्पीकर कहा जाता है। वो नव निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर निर्वाचित सदस्यों में को शपथ दिलाता है, नए सदस्यों को शपथ दिलाता है तथा नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है। नए अध्यक्ष के निर्वाचित होने के बाद ये प्रोटेम स्पीकर का पद जो होता है वो समाप्त होता है। वो कुछ टाइम के लिए, एक दिन 2 दिन ऐसे कितने दिन के लिए ही नया कार्यकाल होता है। तो इनको क्या कहा जाता है? कार्यवाहक अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन था कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो हम बता चुके हैं पहले ही कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? वो होता है 552। ये अब आपका अगला क्वेश्चन था कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कितने क्या आते हैं? 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन क्या आगे वर्तमान में जो है 2 एंग्लो भारतीय समुदाय में यानी कि सदस्यों में मनोनीत करने की व्यवस्था समाप्त कर दिया गया है। ये 104वां संशोधन के तहत जो है 2019 में से समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, इस प्रावधान को 2019 के तहत 19 में जो है 104वां संशोधन के तहत जो 2019 में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है, जो कि पहले था, अब नहीं। चलिए, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो प्रथम महिला लोकसभा की अध्यक्ष कौन थी? भारत की प्रथम महिला लोकसभा की अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। मीरा कुमार था प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। कौन था? मीरा कुमार। इनका कार्यकाल कब से कब तक था?
2009 से लेके, यानी कि जून 2009 से लेके मई जून 2014 तक था। ठीक है, ये लोकसभा स्पीकर की पहली महिला, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था। हम पहले बताएं कि 16वें लोकसभा के अध्यक्ष का नाम जो वो क्या था, सुमित्रा महाजन जो थी वो 16वां लोकसभा की अध्यक्ष थी, बनी थी। ठीक है, 17वां जो है वो कौन था, 17वां लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, ओम बिरला। 16वां जो वो कौन थे, सुमित्रा महाजन। 15वां लोकसभा कौन थे, वो मीरा कुमार थे। और 14वां कौन थे, सोमनाथ चटर्जी। ठीक है, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन जो है वो 16वां लोकसभा के अध्यक्ष थे। चलिए, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राज्यसभा के प्रथम प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए, इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और बिहार के राज्यपाल, और बिहार के राज्यपाल भी, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके, उपराष्ट्रपति रह चुके और बिहार के राज्यपाल भी रह चुके, और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। ठीक है, और एस राधाकृष्ण जो है ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन, डॉक्टर एस राधाकृष्ण। और वीवी गिरी जो है ये ट्रेड यूनियन के नेता तथा भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति एवं चौथे राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा एक विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। ठीक है, लोकसभा में पारित होने के बाद जो है राज्यसभा में विचार विमर्श करने के लिए उसे टाइम दिया जाता है। कितने, 14 दिन के अंदर उन्हें अपना स्वीकृति देके भेजना पड़ता है राज्यसभा को। कितने दिन के लिए, 14 दिन के अंदर। चलिए, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि राज्यसभा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। राज्यसभा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए, अनुच्छेद 83 के तहत जो है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं किया जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है। और लोकसभा, यानी कि इनमें क्या हो जाएगा, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। ये जो है एकदम सही बात है, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्य होने के लिए आपकी उम्र सीमा यानी उम्र जो है वो कितना होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। हम पीछे क्वेश्चन बताएं कि राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए जो है न्यूनतम आयु आपको 30 वर्ष होना चाहिए। और राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितना है, 250। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य ही है। तो कितना होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम। राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए आपको 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है। राज्यसभा के सदस्य के, ये हम पहले क्वेश्चन में इस बात कर चुके, राज्यसभा की सदस्य की कार्यकाल की अवधि जो है वो कितने वर्ष होते हैं, 6 वर्ष के होते हैं। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि राज्यसभा के सदस्य की अधिकतम स्वीकार्य संख्या क्या है। सदस्यों की अधिकतम स्वीकार्य संख्या, तो अधिकतम जो है स्वीकार्य संख्या कितना है, 250
250। ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं पहले क्वेश्चन में कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो कितनी होती है, 250। ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा की कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्य की आवश्यकता होती है। राज्यसभा ये राज्यसभा की कुल सदस्य की संख्या 250 होती है। आप सभी लोग जानते हैं कि कोरम पूरा करने के लिए 10% सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। कितने परसेंट की? 10% सदस्य, यानी कि आप कह सकते हैं 25 सदस्यों की उपस्थिति जो वो अनिवार्य है लोकसभा। कितने की? 25 की। हाँ, 1/10%, ये बिल्कुल सही, 1/10 इसलिए, लेकिन जो क्वेश्चन है इसमें 25 है तो हम 25 कह सकते हैं कि 25 सदस्यों की अनुपस्थिति है वो अनिवार्य है। ठीक है, चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। हम ये बात कर रहे हैं राज्यसभा में जो है वो 250 सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि अपने सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता है, यदि वो क्यों नहीं ले सकता है बताइए। आप सभी लोग, आप लोग भी बताएंगे। अविश्वास प्रस्ताव में लोकसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री राज्यसभा सदस्य होने पर भी वो मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य होने पर, इसके राज्यसभा के सदस्य होने पर मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं। चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे और वह किस राजनीतिक दल के थे। बताइए आप लोग। तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ये कौन से पार्टी से थे? ये आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लोह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल INC पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है। बताइए आप लोग। प्रतिवर्ष जो है 3 सत्र का अधिवेशन होता है, जिसमें से कौन कौन सा होता है आपको? इसमें शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र और बजट सत्र, ये 3 होता है। इसमें ग्रीष्म सत्र जो है वो नहीं होता है। ग्रीष्म सत्र जो है वो भारतीय सदन का कोई नियमित सत्र नहीं है। ठीक है, सदन के 3 ही सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि भारतीय सांसद के संबंध में विषम का पता लगाइए। अभी पीछे बता चुके हैं विषम, इसमें से कौन हो सकता है? ग्रीष्म सत्र जो है यही विषम है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र तो आता ही है। ठीक है, चलिए ये आपका अगला क्वेश्चन था कि भारत की संचित निधि से धनराशि व्यय की जा सकती है। यानी कि सांसद के स्वीकृति, यानी संसद के परमिशन के बिना जो है धन संचित व्यय नहीं किया जा सकता, क्योंकि संसद की मंजूरी से ही किया जा सकता है, यानी कि संसद के मंजूरी से। बी, सांसद के मंजूरी से किया जा सकता है। ठीक है,
चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था? भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 में जो है भारत के केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। इसका 2018 में जो है इस विधेयक को संसद द्वारा पारित भी कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आपका अगला क्वेश्चन रहा कि वर्ष डैश में भारत की किस वर्ष में भारत की राज्यपाल द्वारा क्षतिपूर्ति विनिकरण कोष विधेयक पारित किया गया था? यह आपको 2016 में राज्यसभा द्वारा क्षतिपूर्ति विनिकरण कोष विधेयक पारित किया गया था। कब? 2016 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था। कि भारत की समेकित निधि किस निधि वह निधि है जिसमें भारत की समेकित निधि वह निधि है जिसमें जिसमें भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जिसमें जमा किया जाता है। ठीक है, यानी कि जिसमें कि भारत सरकार द्वारा उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किया जाता है। संचित। चलिए ये आपके लिए अब अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? ये क्वेश्चन तो ऐसे सब जानते होंगे कि भारतीय राज्यसभा जो भारतीय संसद का उच्च सदन है क्या? राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा जो है वो एक अस्थाई सदन है, ये तो सभी जानते हैं, जिसे कि भंग नहीं किया जा सकता है। तो राज्यसभा जो संसद का उच्च सदन है। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? बताइए आप लोग, राज्यसभा के पहले सभापति जो है वो कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो थे वो राज्यसभा के पहले सभापति थे। चलिए यही तक आज का क्लास यानी कि यही खत्म होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।